हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट सीखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडली हम लोग 7 हेड्स में इसको पढ़ेंगे। जो पावर्स है प्रेसिडेंट की, पहली है एग्जीक्यूटिव पावर्स, दूसरी है मिलिट्री पावर्स, तीसरी है डिप्लोमेटिक पावर्स, चौथी है लेजिस्लेटिव पावर्स, और पांचवी है पार्डनिंग पावर्स, छठी है इमरजेंसी पावर्स, और लास्ट है 7th फाइनेंशियल पावर्स। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं एक एक करके। एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्रेसिडेंट के पास एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हेड हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो यूनियन गवर्नमेंट की हैं वो सारी प्रेसिडेंट में ही वेस्टेड है, प्रेसिडेंट में ही निहित है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही लेती है। ये आर्टिकल 77 में है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लेने का मतलब ये नहीं कि हर ऑर्डर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दस्तखत करते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है कि प्रेसिडेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया जा रहा है, प्रेसिडेंट ये कार्य कर रहे हैं। उसके लिए रूल्स बने हुए हैं कैसे करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए ऑर्डर्स बनते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट काउंसिल कैबिनेट की एडवाइस पर ही एक्सरसाइज करते हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ये सारे अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड अदर ऑफिशियल कमीशंस, chairman and members of public service commissions, various officers further in relation to matters concerning scheduled caste, scheduled tribes, backward classes and linguistic minorities जो भाषा के बेसिस पे माइनॉरिटी हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स भी हैं। पावर टू मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। किस तरीके से ऑथराइज किया जाएगा, जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट्स उनके नाम से इशू हो रहे हैं उसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे कि किस तरीके से उनकी तरफ से ऑथराइज किया जाएगा। प्रेसिडेंट खुद हर ऑर्डर्स पे, हर इंस्ट्रूमेंट पे दस्तखत नहीं करते, लेकिन उनके नाम से किया जाता है काम। तो उसके लिए रूल्स प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए रूल्स बनाएंगे, और प्रेसिडेंट रूल्स बनाते हैं। अगर किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष इसको रखा जाए उनके कंसिडरेशन के लिए, ये डिसीजन मिनिस्टर ने सही लिया है कि नहीं। प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करते हैं, ताकि वो काउंसिल क्या करती है, एडवाइस करती है सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस को, और तमाम राज्यों के बीच, स्टेट के बीच के कोऑपरेशन के लिए एडवाइस करती है। ये इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं, और वो किसी भी शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्टर करते हैं, उसका शासन चलाते हैं प्रेसिडेंट का। और ये SC ST OBC की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। President has powers to seek any information from the Prime Minister in relation to administration of affairs of the Union and proposal for legislation। जो यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके संबंध में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, और जो भी प्रपोजल्स जा रहे हैं कानून बनने के लिए उनके विषय में भी प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल्स बनाते हैं फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और एलोकेशन ऑफ सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको कन्वीनियंटली गो थ्रू हो जाए, इसके लिए वो रूल्स बनाते हैं। और ये जो यूनियन गवर्नमेंट का काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिनिस्टर्स के बीच में वो भी बनाते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने की, उसका शासन चलाने की। किसके थ्रू? एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन टेरिटरीज पे शासन करते हैं, उसका कामकाज संभालते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब आ जाते हैं मिलिट्री पावर्स।
प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के, वो तो वार भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी दूसरे देश के साथ। लेकिन प्रेसिडेंट ये मिलिट्री पावर्स कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, और जो पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है इसके लिए, उसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है मिलिट्री पावर्स प्रेसिडेंट की। इसके अलावा जो आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के चीफ होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने की पावर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट है। यूनियन पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं होती, यूनियन पार्लियामेंट के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये कोई भी कानून इन तीनों के थ्रू पास होगा तभी वो कानून बनेगा। अगर जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं हुआ, तो वो कानून अमल में नहीं लाया जा सकता, वो कानून बना ही नहीं। तो इस लेजिस्लेटिव पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास बहुत है। इसमें से हम लोग कुछ एक देखते हैं। कोई भी अगर नया स्टेट बनना है या किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज होनी है, तो बिल, उसके लिए बिल तभी पार्लियामेंट में जाएगा जब प्रेसिडेंट उसकी रिकमेंडेशन कर दे, आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। 12 सदस्य राज्यसभा के नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। वो सदस्य होते हैं इस फील्ड के, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने इस फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। उनमें से 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है। हाउस ऑफ, जो पार्लियामेंट की हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा, उसको समन करना, उसको प्रोरोग करना, ये प्रेसिडेंट की पावर्स में है आर्टिकल 85 के तहत। लेकिन ये उनके पर ये बाउंड है कि वो 6 महीने के अंदर, एक सेशन के बाद 6 महीने के अंदर दूसरा सेशन जरूर बुलाएंगे। लोकसभा को वो डिजॉल्व भी कर सकते हैं 85 के तहत। लोग राज्यसभा को नहीं कर सकते, वो तो परमानेंट बॉडी है। किसी भी हाउस को वो एड्रेस कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं हाउस में जाकर के, और वो उसको हाउस को मैसेज भी, लिखित मैसेज भी भेज सकते हैं आर्टिकल 86 के तहत। अगर दो हाउसेस में डेडलॉक हो गया है, किसी दोनों हाउस सहमत नहीं हो पा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ताकि जॉइंट सिटिंग बुला के जॉइंट वोटिंग करा लिया जाए और उसका पास करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड कर लिया जाए। किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए ही चाहिए, तभी वो कानून बनेगा। अगर कोई बिल उनके पास आता है अप्रूवल के लिए, वो तो या तो अपना अप्रूवल दे सकते हैं या अपना अप्रूवल रोक भी सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर वो चाहे तो उसको वापस भेज सकते हैं हाउसेस को कि इसको फिर से कंसीडर करो, फिर से इसको देखो इसके प्रोविजन। लेकिन उसके बाद जब अगर हाउस ने फिर दोबारा पास करके भेज दिया, और या तो कुछ अमेंडमेंट्स के साथ या बिना अमेंडमेंट के एज इट इज भेज दिया, तब प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही होगा। दोबारा वो कुछ उसको रोक नहीं सकते, उसको विथहोल्ड भी नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 111 का प्रोविजन है। इसको हम लोग सब सारे कोई डिटेल में एक आर्टिकल देखेंगे, अभी बहुत समरी फॉर्म में बता रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है, तो वो वहां के गवर्नर के पास जाता है अप्रूवल के लिए। गवर्नर चाहे तो अप्रूवल दे दे तो वो वहां का कानून बन जाएगा। लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो वो उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रोक सकते हैं अपने पास, और उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे क्या करना है इस बिल का। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है, या तो वो अपनी कंसेंट दे दें, या फिर उसका कंसेंट रोक लें, या फिर डायरेक्टर गवर्नर को कहते हैं कि इसको फिर से स्टेट लेजिस्लेचर को भेजो और उसको फिर से रिकंसिडर करने के लिए कहो। हालांकि ये काम मनी बिल में नहीं कर सकते, अदर बिल्स में कर सकते हैं। और उसके बाद जब वापस से फिर से आया प्रेसिडेंट के पास फिर से कंसिडर होकर के, तो इस केस में प्रेसिडेंट रिफ्यूज भी कर सकते हैं साइन कंसेंट देने से। यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट वाले केस में दोबारा रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर वाले केस में वो दोबारा भी रिफ्यूज कर सकते हैं, अपना कंसेंट देने से मना कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी पार्लियामेंट दोनों सिटिंग में नहीं है, बैठी नहीं है, कोई कानून बनाना है अर्जेंट, तो पार्लियामेंट को बुलाना कठिन है इस समय,
तो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बना सकते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में, और वो एज गुड एज लॉ बाय पार्लियामेंट होता है। अगर कोई भी ऐसा बिल है जो ट्रेड कॉमर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उसकी फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट पास करना चाहती है स्टेट है, तो वो प्रायर सैंक्शन प्रेसिडेंट का चाहिए। प्रेसिडेंट अगर प्रायर सैंक्शन देंगे तभी स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को पास कर सकती है। किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन भी प्रेसिडेंट लेते हैं कि ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है कि नहीं मेंबरशिप से, और लेकिन ये वो इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन में लेते हैं। प्रेसिडेंट एनुअल बजट पार्लियामेंट में ले करते हैं। इसके अलावा तमाम और रिपोर्ट्स होती हैं जो पार्लियामेंट के समक्ष प्रेजेंट करते हैं, और एजी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, कमीशन फॉर एससी एंड एसटी की, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कमीशन फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, इन सारे कमीशंस की रिपोर्ट और एनुअल बजट वो सब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के समक्ष ले करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में वो एम्बेसडर्स भेजते हैं और दूसरे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं दूसरे देशों को, इंडिया के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। सिमिलरली दूसरे देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को वो रिसीव भी करते हैं इंडिया में। और जितने भी ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं, लेकिन उसका पार्लियामेंट से अप्रूवल होना जरूरी है। अच्छा, पार्डन, पावर टू पार्डन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। ये उसमें वो जैसे कुछ रिलीफ हो दे सकती है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल 72 पढ़ेंगे तो, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग वो बहुत डिटेल में वो बहुत रिलीफ दे सकते हैं किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट? सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का कोई ऑर्डर हो, ठीक है। कोर्ट मार्शल मतलब मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट ने किसी सैनिक या मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया है तो उसमें बहुत रिलीफ वो दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लॉ, उन मैटर्स पे लॉ जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन को डिफाइन करते हैं, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो उसमें वो रिलीफ दे सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, सेंटेंस ऑफ डेथ, तो उसमें वो रिलीफ दे सकते हैं उसको। अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 72 में, वो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं। ऑल्दो कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है तो भी प्रेसिडेंट चाहे तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं अगर उनके पास मैटर जाता है तो। सिक्स्थ है फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ही था कि यूनियन बजट किस को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और मनी बिल अगर कोई है तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं हो सकता। पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे कोई भी मनी बिल मीन्स जिसमें भी रुपए पैसे का मैटर गवर्नमेंट उस कानून में डील कर रही है, तो वो तभी वो प्रस्तुत करेंगे होगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन अपनी देंगे। कोई ग्रांट की डिमांड है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है तो प्रेसिडेंट एडवांस देते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, और हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट। ये फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे के बंटवारे का रिकमेंडेशन देता है। हर 5 साल में रेवेन्यू जितना भी आ रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे बटेगा ये रिकमेंड करता है। लास्ट है 7th इमरजेंसी पावर्स। ये इसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उसमें जब हम देखेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लेकिन आप 3 तरह की इमरजेंसी पावर्स हैं। एक नेशनल इमरजेंसी, देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाए, या फिर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, किसी राज्य में प्रेसिडेंट का रूल स्थापित कर दिया जाए 356 और 365 के तहत, और नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत, आर्टिकल 360। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। प्रेसिडेंट चूंकि पार्लियामेंट का भाग है,
पार्लियामेंट 3 पार्ट में है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो इनके पास बहुत वीटो पावर आ जाती हैं। तो आर्टिकल 111 में दिया हुआ है, कोई भी अगर बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के समक्ष तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी कंसेंट दे दें, अप्रूवल दे दें, ठीक है, या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वो देने से मना कर दें, अपना अप्रूवल देने से मना कर दें, उसको अपनी अप्रूवल को रोक लें। और बिल को वापस कर दें, लेकिन मनी बिल को छोड़ करके, मनी बिल को वापस नहीं कर सकते वो, और दूसरे बिल्स को पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट रिकंसिडर करेगी, उसमें चाहे तो कुछ चेंजेस कर दे, न चाहे तो कुछ भी न करे, और फिर वापस प्रेसिडेंट के पास भेजेगी। इस बार प्रेसिडेंट को अपनी कंसेंट देनी ही होगी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स हैं वो किस तरह की वीटो पावर्स हैं? एक तो एब्सोल्यूट वीटो पावर है, एक सस्पेंसिव वीटो पावर है, एक पॉकेट वीटो पावर है। एब्सोल्यूट वीटो पावर का मीन्स कि वो अपनी कंसेंट को विथहोल्ड कर लें, रोक लें, तो वो कानून नहीं बन पाएगा। इवन दो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया है, तब भी अगर उन्होंने अपनी कंसेंट को विथहोल्ड कर लिया तो वो कानून नहीं बन पाएगा। ऐसा जनरली वो कब यूज करते हैं? जैसे एक पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा ने पास करके भेजा उनके पास कंसेंट के लिए, इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब एक नई कैबिनेट आई, उसने कहा, रिकमेंड किया कि सर इसको अपनी कंसेंट विथहोल्ड कर लीजिए, अब नई पार्लियामेंट इस पर डिसीजन लेगी। तो ऐसे केस में जनरली वो अपनी कंसेंट विथहोल्ड कर लेते हैं और वो लॉ नहीं बन पाता। फिर नई पार्लियामेंट उसको कंसीडर करती है, जो भी चाहती है उसको करती है, उसके बाद अप्रूवल के लिए भेजती है। तो यही लिखा है इसमें, यहाँ पे प्रेसिडेंट यूजुअली यूजेस दिस पावर व्हेन द कैबिनेट रिजाइन्स बिफोर द असेंट इज ग्रांटेड टू द बिल। कैबिनेट ने पास करके भेजा लेकिन उसने रिजाइन कर दिया, उस जब तक गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के अप्रूवल होते तब तक रिजाइन कर दिया। तो उसके बाद जो नई कैबिनेट आई उसने कहा कि अपना असेंट विथहोल्ड कर लीजिए, तो फिर वो विथहोल्ड करते हैं। सस्पेंसिव वीटो मनी बिल को छोड़ करके और बाकी बिल्स में वो चाहे तो वापस भेज दे पार्लियामेंट के पास कि इसको रिकंसिडर करो। तो रिकंसिडर करने को सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो गया। जो अभी तुरंत कानून बन सकता था वो थोड़े समय के लिए वापस के समय पास गया, फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर ये होके आएगा तब कानून बनेगा। तो वो थोड़े समय के लिए टल गया, सस्पेंड हो गया, तो सस्पेंसिव वीटो ये उस तरीके का है। दोबारा आएगा तो फिर उसके बाद तो साइन करना ही होगा, फिर वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। पॉकेट वीटो कहीं भी कानून पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी है। वो ये है कि संविधान में कहीं भी ये नहीं दिया गया कि आपको इतने समय के अंदर डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अपने पास पेंडिंग छोड़ दें कि अभी डिसीजन होगा बाद में। वो पेंडिंग कितने समय के लिए भी छोड़ दें, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, कितने समय के लिए भी वो छोड़ दें पेंडिंग, और कोई एक्शन न ले। ही डज नॉट टेक एनी एक्शन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और इनडेफिनिट पीरियड तक उसके लिए उसको पेंडिंग छोड़ दें, तो फिर वो कानून बन ही नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। हालांकि ये वाला चीज उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे अप्लीबल नहीं थी, ये पावर ये उनको दूसरे बिल्स पे अवेलेबल है। अच्छा, एक लास्ट हम लोग ये देखें, वीटो पावर अगर जो स्टेट गवर्नर ने कुछ बिल स्टेट के प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लिए थे, उसमें क्या पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट के। उन केसेस में है तो अपनी कंसेंट दे दें, या फिर अपनी होल्ड कर लें, और या फिर गवर्नर से कह दें कि इसको वापस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजो रिकंसिडर करने के लिए, अदर देन मनी बिल्स। तो अगर वापस फिर कंसिडर होके आता है, इस बार वो चाहे तो कंसेंट दें चाहे तो ना दें। यहाँ पार्लियामेंट की तरफ मैंडेटरी नहीं है कि कंसेंट देना ही होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है कि प्रेसिडेंट इस टाइप के केसेस में कितने समय में देंगे। इसको हम डायग्राम के फॉर्म में बहुत जल्दी देख लेते हैं। क्या क्या ऑप्शंस है प्रेसिडेंट के पास।
जो बिल पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए हैं उसमें ऑर्डिनरी बिल है अगर तो वो अपनी कंसेंट दे सकते हैं, वो विथहोल्ड कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। मनी बिल है तो रिटर्न नहीं कर सकते, अपनी कंसेंट दे सकते हैं और विथहोल्ड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में उन्हें कंसेंट देना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर द्वारा रिजर्व किया गया है कोई स्टेट का बिल तो ऑर्डिनरी बिल है तो वो अपनी कंसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं कंसेंट और वापस भी कर सकते हैं गवर्नर को कि इसको स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेजो। इसी तरीके से मनी बिल है तो अपनी कंसेंट दे सकते हैं और विथहोल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।